नमस्कार। आज की हमारी कहानी है बहू का सम्मान। सविता किचन में काम करते हुए विचारों में खोई हुई थी। सुबह से ही इतने काम शुरू हो जाते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। पहले काम वाली बाई को देखो, जब वो चली जाए तो मशीन में कपड़े डालो, फिर सबका नाश्ता बनाओ, उसके बाद खाने की तैयारी करो। आजकल बहुओं का तो कोई सुख है ही नहीं, सबके अलग अलग नखरे झेलो। तभी डोरबेल बज उठी। सुनो जी, जरा देखिए तो भला दरवाजे पर कौन है। सविता ने डोरबेल बजने के साथ रसोई से ही सुनील से कहा, देखता हूँ। और सुनील दरवाजे पर पहुँच गए। कौन? ये कोर्ट से नोटिस आया है। और सामने वाला नोटिस पकड़ा कर चला गया। कोर्ट से नोटिस हमारे घर? सुनील तो एकदम से चौंक ही पड़े और वहीं खड़े खड़े नोटिस खोलकर देखने लगे। और जैसे ही नोटिस पड़ा, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। भरी ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गए। कौन था? सविता ने फिर रसोई से ही पूछा, लेकिन उधर से कोई भी जवाब न पाकर बाहर निकल आई। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो गए तुम? सविता ने सुनील को इतना परेशान देखकर कहा। और तब तक घर से ही ऑफिस का काम करने वाला बेटा अमन भी सविता की घबराहट भरी आवाज़ सुनकर आ गया। ये लो देखो, बढ़ जाएगी अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक। ये नोटिस आया है कोर्ट से। सुनील हकलाते हुए से बोले, नोटिस आया है कोर्ट से? और किसने भेजा? सविता भी एक बार को चौंक पड़ी। लो खुद ही पढ़कर देख लो। ये कहते हुए सुनील ने सविता की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। तुम ही पढ़कर बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ने लगी, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। सविता तो अब सीरियस ही हो गई। पापा बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा है और क्यों? अब तो अमन से भी नहीं रहा जा रहा था। बेटा अमन, तुम्हारी पत्नी आस्था ने ये तलाक का नोटिस भेजा है। ये देखो। सुनील ने इस बार नोटिस अमन की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा? अब तो अमन को भी लगा कि जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। हाँ बेटा। लेकिन पापा, आस्था इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है? अमन को तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार वो जिस तरह से अपमानित होकर गई है, उसके आगे तो यही होना था। सुनील ने किसी तरह से अपने आप को संभालकर चश्मा ठीक करते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं पापा आप, लेकिन पापा मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि आस्था इतना बड़ा कदम उठा लेगी। ये कहते कहते अमन की आंखों में आंसू झलकने लगे। बेटा, औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझको तो सचमुच ताज्जुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी इस सब के लिए उत्तरदायी है। सुनील ने हिकारत भरी दृष्टि से सविता की ओर ताका। लेकिन पापा, मैं आस्था के बिना नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर अमन आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मैं कह रहा हूँ ना कि अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना। तुमको बेटे की हालत दिखाई पड़ रही है ना? जब से इस बार आस्था इस घर से गई है, उसका हंसना मुस्कुराना सब जैसे समाप्त हो गया। यहाँ तक कि खाना भी वो अपने कमरे में ही बैठकर खा लेता है। पता नहीं खाता भी है या फेंक देता है। तुम भले उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझसे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं। सुनील सचमुच बहुत नाराज नजर आ रहे थे। अब इसमें भी मेरी ही गलती निकाल दो। तुमको आस्था की तो जैसे कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ती। हर बात को लेकर कितना ज़्यादा बहस लड़ाती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था। सविता इस बार बहुत तमक्कर बोली, लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बेटी पराए घर से ब्याह कर इस घर में आई है तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती हैं। लेकिन जैसे ही अमन ऑफिस से वापस आता था, तुम उसकी दिन भर की बातों को नमक मिर्च लगा लगा कर बताती थी।
बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होती थी। शुरू में तो वो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन तुम्ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। अरे भाई, जब कोई भी पेड़ पौधा या फसल एक जगह से निकालकर दूसरी जगह रोपी जाती है तो कितनी ज़्यादा संभाल करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अफसोस कि तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ पाती। तुमको तो बस उसकी गलतियां ही नजर आती थीं, और इस बार तो सचमुच तुमने हद ही कर दी कि अमन को भड़का कर उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो कहो, मैंने आगे बढ़कर अमन का हाथ पकड़ लिया, वरना अनर्थ ही हो जाता। बताओ भला कि कौन लड़की इतने अपमान के बाद इस घर में रुकेगी? जरा सोचकर बताओ कि कभी मैंने तुम्हारे ऊपर भूले से एक बार भी हाथ उठाया हो? फिर तुमने अमन को क्यों नहीं फटकारा उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया आस्था ने। अब बैठकर डफली बजाओ तुम माँ बेटे। जब सारे जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम लोग किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। सुनील ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, 1 मिनट, गलती मुझसे हुई है तो सुलझाऊंगी भी मैं। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित तो मुझको करना ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा कुटिल हो गई थी आस्था को लेकर। उसको हर पल नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अब नहीं। आप गाड़ी निकालिए, हम लोग अभी के अभी आस्था के पास चलते हैं। सविता अब तो बहुत ज़्यादा पछताते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले कभी भी मेरा कहना नहीं माना, और जब ये परिस्थिति आ गई तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओगी। जाना है तो अमन को लेकर जाओ। सुनील ने तो साफ हाथ झाड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी बात मान जाओ, भगवान भी एक गलती सुधारने का मौका देते हैं। सविता गिड़गिड़ाते हुए बोली, एक गलती नहीं, कई गलतियाँ। सुनील फिर से चिहुक कर बोले, अच्छा कई गलतियाँ सही, लेकिन आखिरी बार मेरा साथ दे दो। फिर अगर अगली गलती करूँ तो जो जी चाहे वो सजा देना। शायद सविता बहुत ज़्यादा पश्चाताप की आग में चल रही थी, क्योंकि महसूस तो वो भी अमन की हालत को कर रही थी। ठीक है, आखिरी बार, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। सुनील सचमुच बेटे की हालत देखकर दुखित नजर आ रहे थे। ठीक है, और थोड़ी ही देर बाद वो लोग आस्था के पास पहुंच गए। दरवाजा खोला आस्था की मम्मी ने। समधन जी, हम लोग आस्था को लेने के लिए आए हैं। सविता ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हम इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। आप लोग बैठिए, मैं आस्था को यहीं पर भेजती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गईं और थोड़ी देर में आस्था उन लोगों के समक्ष थी। आस्था बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई हैं। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की, लेकिन सिर्फ आखिरी बार माफ़ कर दो। तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। सविता तो आस्था को सामने देखकर एकदम झटके से उठी और उसको पकड़कर रोने को हो गई। लेकिन मम्मी जी, मुझको अब उस घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरी खुद की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको, और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझको। आपने मुझको समझ क्या रखा है, एक लाचार बहू। अब वो जमाने बीत गए मम्मी जी, जो बहुएं रो धोकर अपनी जिंदगी ससुराल में काट लेती थी। आस्था ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बेटा, बस आखिरी बार। सविता को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया है, और जो पछतावा मैंने इसकी आंखों में देखा, उसको देखते हुए मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सुनील को मजबूरी में ही सही,
मगर बोलना पड़ा। लेकिन पापा जी, अमन क्यों नहीं आया? बल्कि अमन को तो जरूर आना चाहिए था। आस्था थोड़ा बिफरते हुए बोली, बेटा, अमन बाहर गाड़ी में बैठा है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से उसने तलाक का नाम सुना है तब से एकदम गुमसुम सा हो गया है। मैं अभी उसको जबरदस्ती बुला कर लाता हूँ। सुनील बाहर जाकर अमन को बुला लाई। प्लीज आस्था, मुझको माफ कर दो। मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से भी मुझसे कोई गलती हो तो तुम एक भी पल देर किए बिना मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। अमन घुटनों के बल बैठकर आस्था का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, ठीक है अमन, आखिरी बार। आस्था ने अमन के कंधों को पकड़कर उठा लिया। अमन तो आस्था के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो तो आस्था को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन सविता की लगा बुझाई से तंग आकर आस्था से झगड़ पड़ता था। अब बहू, अपने घर चलो और अपना केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि एक माँ बनकर दिखाऊंगी, सविता ने आस्था का हाथ पकड़कर कहा। और थोड़ी ही देर में आस्था उन लोगों के साथ चल पड़ी, क्योंकि तलाक तो वो भी अमन को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि प्यार वो भी बेइंतहा करती थी अमन से। लेकिन अपना सम्मान बचाए रखने के लिए एक झटका देना भी बहुत जरूरी था। सविता ने घर पहुंचकर आज दोबारा आस्था की आरती उतारी और आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा किया। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था और सचमुच सविता ने जो कहा उस पर चलकर दिखाया। अब तो आस्था को कोई शिकायत भी नहीं रही। समय के साथ उसकी गोद में एक नन्ही मुन्नी परी भी आ गई। पूरा परिवार में स्नेह का वातावरण बन गया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।